अक्षरों के सुर में सुर का ताज भर दो माँ, शब्द में भी अर्थ का आवाज भर दो माँ, और श्रोता एवं सभी युवा देशभक्ति भाव से भर सके ऐसी भावना का सब में संचार कर दो माँ, संचार कर दो माँ। जय हिंद। श्रव्य दृश्य तरंगों द्वारा जुड़ने वाले एवं व्यक्तित्व की उदात्तता एवं भव्यता की ओर धीरे धीरे अग्रसर होने वाले एवं अपनी मनोकामना को एक नई बुलंदियों तक पहुंचाने वाले एवं अपने दृढ़ इच्छा शक्ति एवं आत्मविश्वास के बल पर नए लक्ष्य को प्राप्ति की ओर धीरे धीरे अग्रसर होने वाले युवा क्रांतिकारी वर्ग कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ, सजग, सक्रिय एवं खुशमिजाज होंगे। आपकी यही स्वस्थता, सजगता एवं सक्रियता आपके लिए एवं आपके परिवार, समाज एवं राष्ट्र के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो। इसी उम्मीद रूपी नौका पर सवार होकर तथ्यों के महासागर में तथ्य तरंग के अंदर हार्दिक स्वागत करते हुए आज उस भावभूमि से जुड़ते हैं जो कि आपके चारों तक संबंधित बात से जुड़ी हुई है। वह तथ्य जो आपको नई जोश, नई जोश पैदा कर दे, आपके अंदर एक नई दृढ़ इच्छा शक्ति पैदा कर दे, उस भावभूमि से जुड़ते हैं। तो आइए अविलंब जुड़ते हैं उस तथ्य से। हे देश की तकदीर, क्रांतिकारी युवा वर्ग, जब जब तुमने अपनी ताकत पहचानी है तब तब नया इतिहास गढ़ा है। अतएव हे देश के भावी भविष्य, देश के स्वर्णिम कर्णधार, उठो जागो, लगा दो अपनी पूरी ताकत अपने लक्ष्य प्राप्ति में। तुम्हारे अंदर समाहित असीम शक्ति तुम्हारे परिवार, समाज और राष्ट्र को एक नई पहचान देने के लिए क्या प्रेरित नहीं कर रही है? सुनो उस आवाज को, उस प्रेरणा को, उस जुनून को जो तुम्हें तुम्हारी सफलता दिलाने में मील का पत्थर साबित हो सके। झोंक दो अपनी पूरी ताकत और बनो एक सशक्त क्रांतिकारी, ओजस्वी व कर्मठ युवा जिस पर समाज, राष्ट्र गर्व कर सके तथा अपने पुराने विरासत में बड़ी धरी हुई पदवी जगत गुरु और सोने की चिड़िया जैसी उपनाम को फिर से सार्थक करने में अपनी अहम भूमिका निभा सको। ऐसी पहचान बनाओ क्योंकि तुम्हारे अंदर असीम शक्ति है। कहा गया है कि जुआ शक्ति है प्रबल शक्ति जो दम भर भरी जवानी में, जुआ शक्ति है प्रबल शक्ति जो आग लगा दे पानी में, आग लगा दे पानी में। जय हिंद। श्रव्य दृश्य तरंगों द्वारा जुड़ने वाले एवं व्यक्तित्व की उदात्तता एवं भव्यता की ओर धीरे धीरे अग्रसर होने वाले तथा परीक्षा में 100% अंक प्राप्ति की ओर अग्रसर होने वाले युवा क्रांतिकारी वर्ग, आइए इस वीडियो में हम जुड़ते हैं महावीर स्वामी के जीवनी एवं उनके उपदेशों से संबंधित तथ्य के बारे में। प्रश्न जो परीक्षा में आता है वह यह कि महावीर स्वामी का जीवनी एवं उपदेशों का वर्णन करें, अर्थात महावीर स्वामी की जीवनी एवं उपदेश के संदर्भ में आप क्या जानते हैं उसे स्पष्ट करें। तो आइए सबसे पहले हम जुड़ते हैं महावीर स्वामी की जीवनी से संबंधित तथ्यों के बारे में। जहाँ तक महावीर स्वामी की जीवनी से संबंधित तथ्य हैं उस संदर्भ में विशिष्ट बातें हैं, क्योंकि है महावीर स्वामी को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ एवं माता का नाम त्रिशला था। पिता सिद्धार्थ क्षत्रिय कुल के प्रतिष्ठित सामंत थे और माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी राजा चेटक की बहन थीं। युवावस्था प्राप्त होने पर उनका विवाह जसोदा नामक सुंदर राजकुमारी से कर दिया गया। कुछ वर्षों तक वे गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं और 30 वर्ष की जो ही उनकी अवस्था होती है
उस अवस्था में वे गृह त्याग का हो जाते हैं, गृह त्याग कर देते हैं और गृह त्याग करके सन्यासी बन जाते हैं। अपने जीवन में इस तरह की जो घटना है वह बहुत ही महत्वपूर्ण घटना उनकी याद होती है और सबके लिए यह बहुत ही प्रेरणास्पद है कि जीवन के गार्हस्थ जीवन को समाप्त करने के उपरांत घर त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लेना और समष्टि में तिरोहित हो जाना आत्मा की शांति के लिए एवं जगत कल्याण के लिए। गौतम बुद्ध के समान महावीर स्वामी बहुत ही अपने सन्यासी जीवन के द्वारा लोगों को प्रभावित करते रहे। निरंतर 13 वर्षों तक तपस्या करने के उपरांत इन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो हुई वह जृंभिका गांव के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर स्वामी की ज्ञान प्राप्ति जो हुई वह ऋजुपालिका नदी के उत्तरी तट पर साल वृक्ष के नीचे हुई। इसके बाद 30 वर्षों तक लगातार ये धर्म प्रचार करते रहे और 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में राजगीर के निकट पावापुरी में उन्हें निर्वाण प्राप्त हो गया, अर्थात वे अपने शरीर को त्याग दिए। उनकी आत्मा पंच तत्व में विलीन हो गई। वे इस धराधाम को छोड़ करके दुनिया से चले गए। जहाँ तक महावीर स्वामी की शिक्षाओं एवं सिद्धांतों का ताल्लुक है तो इस संदर्भ में उनके जो सिद्धांत हैं वे हैं कि जैन धर्म की शिक्षाएं जो हैं वह सरल और सादा व्यवहार से जुड़ी हुई हैं। सरलता और सादगीपन उनकी शिक्षाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। महावीर स्वामी यह बताते हैं कि कर्म, उच्च आदर्शों तथा आवागमन के सिद्धांतों से मुक्त होना प्राणी का प्रमुख धर्म होता है। यह कर्म, उच्च आदर्श एवं आवागमन के सिद्धांत मूल रूप से आत्मा के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। इस कड़ी में अहिंसा, मोक्ष, तपस्या और त्रिरत्न पर विशेष उन्होंने बल दिया है। यदि इन सिद्धांतों को अर्थात अहिंसा, मोक्ष, तपस्या, त्रिरत्न पर विशेष हम यदि ध्यान दें, संक्षिप्त में विचार रखें तो वे तथ्य इस तरह आते हैं कि त्रिरत्न इस संदर्भ में जैन धर्म के अनुसार मनुष्य को 3 रत्नों का पालन करने पर जोर दिया गया है। अर्थात महावीर स्वामी के जैन धर्म में मनुष्य को 3 रत्नों को पालन करने के लिए ज़्यादा जोर दिया गया है। जैन धर्म में जो 3 रत्न हैं वे हैं सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। मनुष्य को संचित कर्मों से छुटकारा पाने के लिए इन 3 रत्नों का पालन करना परम आवश्यक होता है। अर्थात ये जो 3 रत्न हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक विश्वास, इसके बल पर मनुष्य अपने व्यवहार को, अपने जीवन को बहुत ही सार्थक कर सकते हैं। दूसरा जो सिद्धांत है वह है पंच महाव्रत, अर्थात 5 जो व्रत हैं जो सन्यासियों को पालन करने होते हैं वे 5 महाव्रत हैं। सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य ये 5 महाव्रत हैं
जिसे पालन करके महावीर स्वामी के जो शिष्य थे वे अपने जीवन को धन्य करते थे। या समाज के जो भी वर्ग हैं, समाज के अंदर जो अपने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इन 5 महाव्रतों पर अपना नियंत्रण कर लेना चाहिए। अर्थात सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य के पालन को अपने जीवन में उतार करके जीवन को धन्य किया जा सकता है। उनके तीसरे सिद्धांत हैं कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत। जैन धर्म में कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत को बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से स्वीकार किया गया है। महावीर स्वामी कहते हैं कि व्यक्ति अपने संचित कर्मों के आधार पर संसार में पुनः जन्म लेता है। उसके जन्म लेने की और जगह संसार में प्राप्त करने की जो सिद्धांत हैं वह संचित कर्म के आधार पर हैं। व्यक्ति एक के बाद दूसरा जन्म लेता है। जैसे पुराने वस्त्र को जब हम त्याग देते हैं तो नवीन वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा इस शरीर रूपी पुराने वस्त्र जब हो जाता है तो इसे त्याग करके नवीन वस्त्र धारण करती है, अर्थात नए जोनि में प्रवेश कर जाती है। महावीर स्वामी बताते हैं कि मनुष्य पूर्व जन्म के संचित कर्मों के अनुसार ही अगले जोनि में अपने श्रेष्ठ जोनि को प्राप्त करता है, अपने संचित कर्मों के आधार पर। यह जन्म मरण का चक्कर तब तक चलता रहता है जब तक सत्कर्म करके व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी नहीं बन जाता। अर्थात मनुष्य को सत्कर्म करके मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न सदैव करते रहना चाहिए। तो इस प्रश्न में हम लोगों ने जाना कि महावीर स्वामी की जीवनी से संबंधित एवं उनके उपदेशों से संबंधित क्या विचार हैं, क्या सिद्धांत हैं। अब हम जुड़ेंगे गौतम बुद्ध के उपदेशों और उनके कुछ सिद्धांतों के ऊपर विचार करेंगे। इससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं कि महात्मा बुद्ध के उपदेशों का वर्णन करें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार ये परीक्षा में आने की संभावना बनी रहती है। इन प्रश्नों से जो वस्तुनिष्ठ भी प्रश्न आते हैं और इसे बढ़िया से सुन लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी तैयार हो जाते हैं। तो आइए जुड़ते हैं इस महत्वपूर्ण प्रश्न से कि महात्मा बुद्ध के उपदेशों का वर्णन करें या महात्मा बुद्ध के उपदेश से आप क्या समझते हैं, इसका अपने शब्दों में वर्णन करें। जहाँ तक महात्मा बुद्ध के उपदेशों का सवाल है तो इस संदर्भ में जो तथ्य हैं वे हैं 4 आर्य सत्य। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों दुख है, दुख समुदाय, दुख निरोध एवं दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा का प्रतिपादन किया है। दूसरा उपदेश वे अष्टांगिक मार्ग के रूप में देते हैं। कहते हैं कि दुख का निवारण करने के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन और उसके सिद्धांतों पर चलना परम आवश्यक है। अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत 8 अंग आते हैं। 8 अंग में पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक संकल्प, तीसरा है सम्यक वाणी, चौथा है सम्यक कर्म और 5वां है सम्यक आजीविका तथा 6ठा है सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, 7वां और 8वां है सम्यक समाधि। इस प्रकार अष्टांगिक मार्ग जो कि जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उदात्तता एवं भव्यता की ओर ले जाने के लिए ये अष्टांगिक मार्ग अनिवार्य है एवं अपरिहार्य भी है।
तो इसे एक बार पुनः हम ध्यान देते हैं कि जो महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग हैं जीवन के लिए बहुत ही जरूरी, वो है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। इन 8 मार्गों के आधार पर, इन 8 अष्टांगिक मार्ग के आधार पर हम या कोई भी व्यक्तित्व अच्छे व्यक्तित्व के ओर अग्रसर हो सकते हैं। जो तीसरा उपदेश है महात्मा बुद्ध का, वह है अहिंसा पर बल। अर्थात महात्मा बुद्ध ने अहिंसा पर बल दिया है। इन्होंने हिंसा की घोर निंदा करते हुए यह बात रखी है कि अहिंसा परमो धर्मः, हिंसा हमें नहीं करनी चाहिए। वह हिंसा चाहे किसी भी प्रकार की हो। हिंसा करने के 3 तरीके इन्होंने बताए हैं। अर्थात व्यक्ति जो हिंसा करता है वह 3 तरीकों से करता है, 3 प्रकार से करता है। वह तरीके क्या है? पहला है कि वह मन से बुरी बात सोचता है, मन से बुरी निगाह धारण करता है, वह भी हिंसा है। दूसरा जो तरीका है वह कर्म से, अर्थात कर्म के द्वारा किसी को हम बुरा करते हैं तो वह हिंसा कहलाती है। और तीसरी प्रकार है वचन के द्वारा, अर्थात वाणी बोल करके किसी की आत्मा को दुखित करते हैं तो यह भी हिंसा ही कहलाती है। तो इस तरह से अहिंसा पर गौतम बुद्ध ने बहुत ही बल दिया है। कहे हैं कि अहिंसा परमो धर्मः, अर्थात हिंसा हमें नहीं करनी चाहिए, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। और ये 3 प्रकार से जो किए जाते हैं, मन वचन कर्म, इन तीनों से हमें मुक्ति पानी चाहिए। हमें अहिंसा के रास्ते पर चलने का संबल अपने अंदर विकसित करना चाहिए, प्रतिबद्धता व्यक्त करनी चाहिए। और चौथा जो उपदेश है मध्यम मार्ग का अनुसरण। मध्यम मार्ग का अनुसरण, गौतम बुद्ध जो मार्ग अपनाते हैं व्यक्ति के लिए, जो आदर्श मार्ग बताते हैं, वह मार्ग मध्यम मार्ग का अनुसरण है। इस मार्ग के अंतर्गत उन्होंने बताया है कि न तो मनुष्य को सुखों में इतना लिप्त हो जाना चाहिए कि वह कर्तव्य को भूल जाए, और नहीं शरीर को इतना कष्ट देना चाहिए कि वह स्वस्थ शरीर से अपना कर्तव्य करने योग्य ही न रह जाए। अर्थात महात्मा बुद्ध ने जिस मध्यम मार्ग का चयन किया है उसमें उन्होंने इस बात पर विशेष ध्यान दिया है कि मनुष्य को जो काम करने चाहिए वह काम ऐसा हो जिसमें ज़्यादा सुख में लिप्त नहीं होना चाहिए, और कष्ट शरीर को इतना तपाना भी नहीं चाहिए कि वह कर्म करने के योग्य न रह जाए। इस तरह से महात्मा बुद्ध ने अपने सिद्धांत के अनुसार मध्यम मार्ग का अनुसरण करने पर जो बल दिया है वह बहुत ही उत्कृष्ट कोटि का है। आपको अपने सुखों में इतना लिप्त न हो जाना चाहिए कि आप अपना कर्तव्य ही भूल जाएं, और नहीं शरीर के द्वारा इतना कष्ट कर दिया जाना चाहिए कि आपका शरीर अस्वस्थ हो जाए और कर्तव्य करने के योग्य न रह जाए। इस महत्वपूर्ण सिद्धांतों के द्वारा, इस महत्वपूर्ण विचारों के अलावे महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों में आचरण के नियम ही बताए हैं। आत्मा में विश्वास करने, पुनर्जन्म में विश्वास करने, जातिवाद, कर्मकांड, पशु बलि आदि की प्रक्रिया को अपनाने में आलोचना भी की है। अर्थात गौतम बुद्ध कहते हैं कि आत्मा में विश्वास वे नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं, पुनर्जन्म में भी ये विश्वास नहीं मानते हैं,
कर्मकांड, पशु बलि आदि की भी ये आलोचना करते हैं। इनका जो मत है, इनके जो सिद्धांत हैं, इनके जो विचार हैं, वे मनुष्य का चरम लक्ष्य प्राप्त करने की है। इनकी जो मूल ज्ञान है वह है निर्वाण प्राप्त करना, अर्थात सच्चा ज्ञान प्राप्त करना इनका मुख्य उद्देश्य है। परीक्षा में 100% अंक की प्राप्ति की ओर अग्रसर होने वाले युवा वर्ग, यदि आप इसे याद कर लेते हैं तो इस कड़ी से आप जुड़ते हैं, सुनकर याद करें, लिखकर तैयार करें। और गौतम बुद्ध एवं महावीर की प्रश्न से संबंधित जो और प्रश्न आते हैं जो कि तुलनात्मक अध्ययन से संबंधित होते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की तुलनात्मक अध्ययन से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वह थोड़ा सा आपके मन को सशंकित कर देते हैं, इसलिए तुलनात्मक अध्ययन भी जानना बहुत जरूरी है। तो आइए हम जुड़ते हैं उस तथ्य से जो कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म की तुलनात्मक प्रस्तुति से संबंधित है। जहाँ तक जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में कुछ समानताओं की बात है तो इससे संबंधित भी प्रश्न परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म की संक्षिप्त तुलना करें, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के बीच की तुलनात्मक अध्ययन करें, ये प्रश्न आ जाता है। तो इसे सुनकर याद करें और लिखकर तैयार करें कि कड़ी से आप जुड़ रहे हैं। जहाँ तक समानताओं की बात है, अर्थात बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में जो समानताएं हैं वे कुछ इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि दोनों धर्मों ने वेदों को प्रमाणिक ग्रंथ नहीं मानते हैं, अर्थात दोनों धर्म जो हैं वे वेदों को प्रमाणित नहीं मानते थे। दोनों धर्म वैदिक धर्म के यज्ञवाद, बलि प्रथा, बहुदेववाद और जातिवाद का विरोध करते थे। जिस समय ये धर्म प्रचलित थे उस समय दोनों धर्म वेदों को प्रमाणिक ग्रंथ नहीं मानते थे, वैदिक कर्मकांड को, बलि प्रथा, यज्ञवाद, बहुदेववाद एवं जातिवाद का विरोध करते थे। अगला जो तथ्य है कि दोनों निवृत्ति मार्ग यानी संसार त्याग पर जोर देते थे। अगला जो तथ्य है वह यह है कि दोनों में कर्मवाद एवं पुनर्जन्म पर जोर दिया गया है। दोनों के सिद्धांतों में कर्मवाद एवं पुनर्जन्म पर विशेष बल दिया गया। अगला जो तथ्य है वह यह है कि दोनों धर्मों में अहिंसा एवं मानववाद पर विशेष बल दिया गया है। दोनों की संस्कृत की जगह जन भाषा में प्रचार प्रसार करने पर भी बल दिया गया है, अर्थात साधारण भाषा जन भाषा को अख्तियार किया गया है, लेकर के चला गया है। जहाँ तक बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म की विषमताएं हैं, इस संदर्भ में विशिष्ट तथ्य है कि जैन साहित्य के अनुसार जैन धर्म बौद्ध धर्म से अधिक प्राचीन है, अर्थात जैन साहित्य जो बताते हैं उनके अनुसार यदि हम देखें तो जैन धर्म बौद्ध धर्म से अधिक प्राचीन था, यह तथ्य सामने आता है। दूसरा तथ्य है कि जैन धर्म बौद्ध धर्म की तुलना में अहिंसा पर अधिक बल देता है। जैन धर्म बौद्ध धर्म की तुलना में अहिंसा पर अधिक बल देता है। तीसरा जो तथ्य है कि जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय वस्त्र विहीन रहते थे, जबकि बौद्ध वस्त्र धारण किया करते थे, अर्थात वस्त्र धारण करने पर विभेद इनमें है कि जैन धर्म के जो मतावलंबी थे वे जैन धर्म के जो दिगंबर थे
वे वस्त्र विहीन रहते थे, लेकिन बौद्ध धर्मावलंबी जो थे वे वस्त्र धारण किया करते थे। जहाँ तक चौथे तथ्य की बात है तो इस संदर्भ में विशिष्ट बातें हैं कि जैन के अनुसार मोक्ष मृत्यु के बाद संभव है। जैन के अनुसार मोक्ष मृत्यु के बाद ही संभव है, जबकि बौद्ध धर्म कहता है कि मोक्ष की प्राप्ति इस जीवन में ही मिल सकती है। दोनों में विभेद है। एक पक्ष कहता है कि मोक्ष मृत्यु के बाद संभव है, लेकिन दूसरा पक्ष अर्थात बौद्ध धर्म कहता है कि मोक्ष इस जीवन में ही मिल सकता है। जो अगला तथ्य है कि बौद्ध धर्म पाली भाषा में है, जबकि जैन धर्म प्राकृतिक भाषा में मिलता है। इस तरह से जो आपने बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म की संक्षिप्त तुलनात्मक तथ्यों से जुड़ाव किया, यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। परीक्षा में इससे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आ जाते हैं इन तथ्यों के आधार पर, तो इसे अच्छी तरह से सुनकर याद कर लें और लिखकर तैयार कर लें, तो निश्चित रूप से आप परीक्षा में अच्छे अंक की ओर अग्रसर होते जाएंगे। अब हम जुड़ते हैं, सुनकर याद करें वस्तुनिष्ठ महत्वपूर्ण प्रश्नों से। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, जो कि कई बार महत्वपूर्ण परीक्षाओं में भी, MPPCS, BPSC की परीक्षाओं में, जो UPSC की परीक्षाओं में, IAS की परीक्षाओं में भी प्रश्न आते हैं, तो उन प्रश्नों से हम जुड़ेंगे। और परीक्षा के लिए जो BACB एग्जाम के लिए भी जो प्रश्न आते हैं उनसे भी जुड़ेंगे। तो आइए हम जुड़ते हैं, सुनकर याद करें तथ्य के तहत कि वस्तुनिष्ठ मुख्य प्रश्न क्या है। आइए, प्रश्न है कि सांची का मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? उत्तर है रायसेन। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? उत्तर है 540 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है कि त्रिपिटक किस धर्म का साहित्य है? उत्तर है त्रिपिटक बौद्ध धर्म का साहित्य है। अगला प्रश्न है कि किस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया? किस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया? उत्तर है इंडो ग्रीक वंश ने। महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई? उत्तर है ऋजुपालिका नदी के किनारे। अर्थात महावीर जैन को ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऋग्वेद में वर्णित दशराज्य युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? उत्तर है परुष्णी नदी के किनारे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध देवता कौन थे? उत्तर है इंद्र, जिसे पुरंदर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? उत्तर है वैशाली में। अगला प्रश्न है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? उत्तर है श्रीनगर में। अगला प्रश्न है जो कि कई बार परीक्षा में आया हुआ है कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुआ था? चौथी बौद्ध जो परिषद था वह किस काल में हुआ? किसके काल में? उत्तर है कनिष्क के समय में। अर्थात चौथा जो बौद्ध परिषद का गठन हुआ, संपादित हुआ, वह कनिष्क के समय में हुआ। अगला प्रश्न है कि बौद्ध
गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का क्या नाम था? अर्थात किस स्त्री ने गौतम बुद्ध को खीर खिलाया? उत्तर है सुजाता ने। अर्थात यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह भी कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट कौन थे? उत्तर है बिंबिसार। नेक्स्ट प्रश्न है महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? उत्तर है सिद्धार्थ। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदायों में हुआ? उत्तर है कनिष्क। अर्थात कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म का दो भागों में विभाजन हुआ, हीनयान और महायान में। अगला प्रश्न है कि बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? उत्तर है महाभिनिष्क्रमण। नेक्स्ट प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी? उत्तर है सारनाथ में। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के भारत में पतन का कारण क्या नहीं है? अर्थात पतन के कारण में, बौद्ध धर्म के पतन के कारण में क्या नहीं है? ब्राह्मणवाद का सुधार है ये है, बुद्धिजीवियों की भाषा संस्कृत का प्रयोग करना, यह भी राजसी संरक्षण की कमी ये भी है, बौद्ध विहारों की संपत्ति यही बौद्ध धर्म के पतन का कारण नहीं है। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? उत्तर है कि गौतम बुद्ध शाक्य कुल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि प्राचीनतम वेद कौन सा है? अर्थात सबसे पुराना वेद कौन सा है? उत्तर है ऋग्वेद। ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा किया करते थे? उत्तर है प्रकृति की पूजा ऋग्वैदिक कालीन लोग करते थे। ऋग्वैदिक समाज किस तरह का समाज था? उत्तर है पितृसत्तात्मक समाज था। अगला प्रश्न है कि वेद का अर्थ क्या होता है? प्रश्न है कि वेद का अर्थ क्या होता है? उत्तर है कि वेद का अर्थ ज्ञान होता है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? उत्तर है कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। अगला प्रश्न है कि जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। अर्थात प्रथम तीर्थंकर के रूप में जो बातें आती हैं जैनों के, वह ऋषभ देव थे। सर्वमान्य मत के अनुसार आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो सर्वमान्य तथ्य है, सर्वविदित है और सबके द्वारा स्वीकार किया गया है, वह कि आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? इसका उत्तर है कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। अगला प्रश्न है कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित हैं? उत्तर है जैन धर्म से संबंधित हैं श्वेतांबर और दिगंबर। अगला प्रश्न है कि बौद्ध संगति प्रथम कहाँ हुई? प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई? उत्तर है राजगृह में। अगला प्रश्न है कि सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? उत्तर है बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है कि स्तूप मुख्य रूप से जो संबंधित है वह बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? प्रश्न है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर है वैशाली में कुंडलवन। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और वह यह है कि
महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों के साथ नया सिद्धांत क्या जोड़ दिया? उत्तर है ब्रह्मचर्य। अर्थात महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत ब्रह्मचर्य को जोड़ा, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? आर्यों की सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? उत्तर है वैदिक सभ्यता के नाम से आर्यों की सभ्यता जानी जाती है। अगला प्रश्न है कि आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन था? उत्तर है आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण पशु गाय थी। अगला प्रश्न है कि आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ क्या था? आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ क्या था? उत्तर है सोमरस। अर्थात आर्य सोमरस का पान करने में बहुत ही आनंदानुभूति करते थे। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई? उत्तर है कुशीनगर में। अगला प्रश्न है कि बुद्ध का सारनाथ में दिया हुआ प्रवचन क्या कहलाता है? बुद्ध का सारनाथ में जो प्रवचन हुआ वह किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है कि सारनाथ में बुद्ध ने जो अपने अनुचरों को उपदेश दिया उसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं है? बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं चित्रित है? सम्यक दृष्टि है, यह है, सम्यक वाक भी है, सम्यक स्मृति भी है, सम्यक चरित्र उसमें नहीं वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के जो मुख्य शिष्य थे वे कौन कौन थे? उत्तर है कि गौतम बुद्ध के जो प्रमुख शिष्य थे आनंद, उपाली, कश्यप, सारिपुत्र और गौदलायन, ये सभी उनके प्रमुख शिष्य थे। उपनिषद मूलतः किस प्रकार के ग्रंथ हैं? प्रश्न है कि उपनिषद मूलतः किस प्रकार के ग्रंथ हैं? इसका उत्तर है कि उपनिषद मुख्य रूप से दार्शनिक ग्रंथ हैं। उपनयन संस्कार करने का अधिकार किसे नहीं था? वर्णों में उपनयन संस्कार करने का अधिकार किसे नहीं था? उत्तर है शूद्र को उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं था। अगला प्रश्न है कि बोग्याकोई नामक स्थान पर क्या स्थित है? अर्थात बोग्याकोई नामक स्थान जो स्थित है वह कहाँ पर स्थित है? उत्तर है एशिया माइनर में, एशिया माइनर पर ही बोग्याकोई नामक स्थान स्थित है। अगला प्रश्न है कि सांची का स्तूप मूलतः किस मौर्य शासक ने बनवाया? सांची का स्तूप मूलतः किस मौर्य शासक ने बनवाया? उत्तर है सम्राट अशोक ने। वैदिक सभ्यता मूल रूप से कैसी सभ्यता थी? उत्तर है वैदिक सभ्यता मूल रूप से ग्रामीण सभ्यता थी। अगला प्रश्न है कि त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि दुविधा में डाल देने वाला है, क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन जो सटीक उत्तर है वह है जैन धर्म। अर्थात त्रिरत्न जैन धर्म से जुड़ा हुआ तथ्य है। अगला प्रश्न है कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? उत्तर है
तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? उत्तर है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण कब हुआ? जो प्राचीन भारत में दूसरा शहरीकरण कार्यक्रम हुआ वह किस समय में हुआ? उत्तर है प्राक मौर्य काल में, अर्थात प्राचीन काल का द्वितीय शहरीकरण जो हुआ वह प्राक मौर्य काल में हुआ। अगला प्रश्न है कि हीनयान और महायान किस संप्रदाय से संबंधित हैं? हीनयान और महायान किस संप्रदाय से संबंधित है? उत्तर है ये हीनयान और महायान दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है कि जिस बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था उस वृक्ष को किसने नष्ट करा दिया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है कि जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ उसे किसने अर्थात किस शासक ने नष्ट करा दिया? उत्तर है कि शशांक नामक शासक ने बोधि वृक्ष को नष्ट करा दिया। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर है लुम्बिनी में। अगला प्रश्न है कि चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में संपन्न हुई थी? उत्तर है कि चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी वह कनिष्क के समय में शुरू हुई थी। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वह किस नदी के किनारे प्राप्ति हुई? उत्तर है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के किनारे हुई थी। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में क्या जोड़ा? उत्तर है ब्रह्मचर्य शब्द को महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत जोड़ा। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में है? उत्तर है रायसेन जिले में सांची पड़ता है। तो इस प्रकार आप करीब 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न से जुड़े जो कि गौतम बुद्ध और महावीर के द्वारा चलाए गए भक्ति आंदोलन से संबंधित है और इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे आप जरूर हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप इस वीडियो से शुरू से अंत तक जुड़े रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगले वीडियो तक हम पुनः मिलेंगे। यदि अगले वीडियो से इसी प्रकार जुड़ना चाहते हैं तो तथ्य तरंग को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लें ताकि जो ही सुबह शायम 5 से 7 बजे के बीच में नवीन वीडियो अपलोड हो तो आप तक जल्द ही पहुंच जाए और आप उससे लाभान्वित होकर अपने परीक्षा की 100% तैयारी में जुड़ते चले जाएं। इसी शुभकामना के साथ हम अगले वीडियो तक के लिए पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। इकाई से मातरम। इकाई नंबर 1 होगा धार्मिक इतिहास अर्थात मध्यकालीन भारत के अंतिम पड़ाव से लेकर आधुनिक भारत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से। तो यूनिट 1 होगा धार्मिक इतिहास भक्ति सूफी परंपरा और दूसरा होगा विदेशी यात्रियों के विवरणों के अनुसार मध्यकालीन समाज। तीसरा पॉइंट होगा उपनिवेशवाद एवं ग्रामीण समाज सरकारी रिपोर्टों के साक्ष्य के रूप में और चौथा होगा 1857 के आंदोलन का प्रतिनिधित्व एवं पांचवा तथा अंतिम टॉपिक होगा औपनिवेशिक शहर
नगरीकरण, नगर नियोजन एवं स्थापत्य। तो आइए इन 5 कड़ियों से जुड़ते हैं एक एक करके। पहला जो कड़ी है धार्मिक इतिहास, भक्ति सूफी परंपरा। तो इसके अंतर्गत जो प्रश्न है कि काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? विकल्प है मीराबाई, कबीर, गुरु नानक और वल्लभाचार्य। उत्तर होगा सही विकल्प, कबीर का जन्म काशी में हुआ था, जो कि प्रसिद्ध संत थे। अगला प्रश्न है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? विकल्प है दिल्ली, आगरा, जयपुर तथा अजमेर। सही उत्तर होगा अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रामानंद के शिष्य कौन थे? विकल्प है रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा और डी इनमें से कोई नहीं। रामानंद के शिष्य इनमें से कोई नहीं है, डी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है कि पल्लव राजाओं ने किस मत को अपना राजधर्म घोषित किया? विकल्प है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म एवं वैष्णव धर्म। सही विकल्प है शैव धर्म को ही पल्लव राजाओं ने अपना राजधर्म घोषित किया। नेक्स्ट प्रश्न है कि विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? विकल्प है मीरा, अंडाला, कराईकल और इनमें से सभी। अर्थात जो मीरा है सही विकल्प के रूप में चयनित है, मीरा ही विष्णु को अपना पति मानती थी। अगला प्रश्न है जो कि महत्वपूर्ण है कि वीर शैव अर्थात लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? विकल्प है कबीर, गुरु नानक, बासपन्ना, कराईकल। विकल्प सही है कि बासपन्ना ही वीर शैव अर्थात लिंगायत आंदोलन के जनक थे। अगला प्रश्न है कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? विकल्प है कबीर, गुरु नानक, चैतन्य और रामानंद। सही विकल्प होगा कबीर का उपदेश ही बीजक में संग्रहित है। नेक्स्ट प्रश्न है निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से जुड़े हुए हैं, संबंधित हैं? विकल्प है चिश्ती, सुहरावर्दी और कादरी तथा इनमें से कोई नहीं। उत्तर है कि चिश्ती संप्रदाय से निजामुद्दीन औलिया संबंधित हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी महिला संत रहस्यवादी महिला थी? अर्थात संतों में वह कौन सी महिला थी जो कि रहस्यवादी संत थी? विकल्प है अंडाल, कराईकल, रबिया और मीराबाई। सही विकल्प होगा कि रबिया ही ऐसी महिला संत थी जो कि रहस्यवादी संत के रूप में जानी जाती हैं। अगला प्रश्न है कि मीराबाई किस वंश की रानी थी? सही विकल्प चयन करें। विकल्प है सिसोदिया, चौहान, राठौर और कछवाहा वंश। उत्तर सही विकल्प होगा कि चौहान वंश की रानी ही मीराबाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मीराबाई किसकी भक्त थी? विकल्प है राम, कृष्ण, नानक और विष्णु। सही विकल्प होगा कृष्ण की भक्त मीरा थी। अगला प्रश्न है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? विकल्प है गुरु तेग बहादुर ने, गुरु नानक ने, गुरु गोविंद सिंह ने और बंदा बहादुर ने। सही विकल्प होगा कि खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अब हम जुड़ते हैं
सुनकर याद करें। भाग की अगली कड़ी से दूसरा टॉपिक है विदेशी यात्रियों के विवरणों के अनुसार मध्यकालीन समाज। तो आइए, इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि परीक्षा में आए हुए हैं वे है कि रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है। रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है। विकल्प है निकोलो कोंटी, अफनासी निकितन, जी.एस. लिविदेव, डोमिंगो पेइस। सही विकल्प होगा जी.एस. लिविदेव को ही रूस में भारत विधा का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था। विकल्प है रॉबर्ट सीवेल, मेगास्थनीज, अल्बरूनी और फ्रांसिस वर्नियर। सही विकल्प होगा मेगास्थनीज, अर्थात मेगास्थनीज ही प्रसिद्ध यूनानी यात्री था जो मौर्य काल में आया हुआ था। अगला प्रश्न है ह्वेनसांग किस देश का यात्री था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ह्वेनसांग किस देश का यात्री था। विकल्प है यूनान का, इटली का, चीन का और मोरक्को का। सही उत्तर है चीन का ही यात्री था ह्वेनसांग। अगला प्रश्न है कि फ्रांसवा वर्नियर किस शासक के शासनकाल में भारत आया। फ्रांसवा वर्नियर किस शासक के शासनकाल में भारत आया था। सही विकल्प है कि अलाउद्दीन शाह, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब। सही विकल्प होगा औरंगजेब, अर्थात औरंगजेब के शासनकाल में ही फ्रांसवा वर्नियर शासक के रूप में भारत आया था। अगला प्रश्न है कि ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसका यात्रा वृतांत है। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसका यात्रा वृतांत है। विकल्प है अल्बरूनी, इब्न बतूता, फ्रांसवा वर्नियर और पीटर मोंडी। सही विकल्प है कि अल्बरूनी का ही यात्रा वृतांत ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अल्बरूनी किसके साथ भारत आया था। अल्बरूनी किसके साथ भारत आया था। विकल्प है तैमूर, मोहम्मद गोरी, गजनी और मोहम्मद बिन कासिम। सही विकल्प होगा गजनी, अर्थात अल्बरूनी गजनी के साथ ही भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैप्टन हॉकिंसन किस मुगल शासक के दरबार में आया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। सही विकल्प है जहांगीर, अर्थात जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया था। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। विकल्प है इत्सिंग, फाहियान, ह्वेनसांग और इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प होगा कि फाहियान गुप्त काल में चीनी यात्री के रूप में भारत आया था। अगला प्रश्न है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था। विकल्प है अरबी भाषा में, फारसी भाषा में, उर्दू भाषा में और अंग्रेजी भाषा में। सही विकल्प होगा अरबी भाषा में ही इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृतांत लिखा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। इब्न बतूता किस देश का निवासी था। विकल्प है पुर्तगाल, मोरक्को, मिस्र और फ्रांस। सही विकल्प होगा मोरक्को का ही निवासी इब्न बतूता था। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज कौन थे।
विकल्प है यात्री, व्यापारी, राजदूत और गुलाम। सही विकल्प होगा राजदूत, अर्थात जो मेगास्थनीज थे वे एक राजदूत बनकर के भारत आए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निकोलो कोंटी किस शासक के कार्यकाल में आया था? निकोलो क्वेंटिन किस शासक के काल में आया था व्यापार के उद्देश्य से? सही विकल्प है देवराय प्रथम। देवराय अर्थात देवराय प्रथम के शासन काल में ही निकोलो कोंटी भारत आया था। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज किस देश का रहने वाला था? विकल्प है यूनान, चीन, इटली और मोरक्को। सही विकल्प है यूनान देश का रहने वाला ही मेगास्थनीज था। अगला प्रश्न है कि अफनासी निकेतन कौन था? विकल्प है राजदूत, यात्री, लेखक, व्यापारी। सही विकल्प है व्यापारी ही अफनासी निकेतन था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी? विकल्प है चांद बीबी, नूरजहां, रजिया सुल्तान और मुमताज महल। सही विकल्प होगा रजिया सुल्तान ही दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक थी। अब हम जुड़ेंगे अगली यूनिट से, जो कि यूनिट नंबर 3 है, उपनिवेशवाद एवं ग्रामीण समाज सरकारी रिपोर्टों के साक्ष्य के संदर्भ में से जुड़ा हुआ प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में जो आया हुआ प्रश्न है। आप जुड़ रहे हैं, सुनकर याद करें। तो आइए इस कड़ी से हम जुड़ते हुए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, अग्रसर होते हैं। प्रश्न है कि विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? विकल्प है 1884, 1835, 1784 और 1902। सही विकल्प होगा 1784 ईस्वी में ही विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था? विकल्प है सिद्धू कान्हू, सेवरम, चित्तर सिंह, बिरसा मुंडा। सही विकल्प होगा सिद्धू कान्हू ही संथाल विद्रोह का नेता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? विकल्प है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ब्लेसली, विलियम बेंटिक और ऑकलैंड। सही विकल्प है लॉर्ड ब्लेसली के समय में ही महलवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि दामिन ई कोह क्या थी? विकल्प है भूभाग, उपाधि, तलवार, जागीर। सही विकल्प है भूभाग, अर्थात दामिन ई कोह एक भूभाग था। नेक्स्ट प्रश्न है कार्नवालिस कोड कब बना? कार्नवालिस कोड कब बना? विकल्प है 1775, 1793, 1797, 1805। सही विकल्प है 1793 ईस्वी में ही कार्नवालिस कोड बना। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? सही विकल्प है 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है कि दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया? दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया? विकल्प है 1857, 1875, 1887 और 1890। सही विकल्प होगा 1857 ईस्वी में ही दक्कन दंगा आयोग का गठन किया गया।
अगला प्रश्न है कि उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था? उल गुलान विद्रोह का नेता कौन था? विकल्प है सिद्धू, चित्तर सिंह, गोमधर कुंवर, बिरसा मुंडा। सही विकल्प होगा बिरसा मुंडा ही उल गुलान विद्रोह के पिता थे और ये प्रमुख नेता के रूप में भी चर्चित हुए। अगला प्रश्न है कि कोल विद्रोह के नेता कौन थे? विकल्प है सिंधु कान्हो, बिरसा मुंडा, तीरथ सिंह, बुद्धो भगत। सही विकल्प होगा कि बुद्धो भगत ही इस विद्रोह यानी कोल विद्रोह के नेता थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में जो हुई थी वह अंत में चल करके अंग्रेजों के द्वारा बहुत ही निर्णायक व्यवस्था, अर्थात जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 1600 ईस्वी में, वह बहुत ही उन लोगों के लिए निर्णायक पहल रही। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल बनकर कब आए? विकल्प है 1773 ईस्वी में, 1778 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में, 1798 ईस्वी में। सही विकल्प है 1798 ईस्वी में ही लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल बनकर के आए। अब आप जुड़ रहे हैं यूनिट 4 अर्थात 1857 के आंदोलन का प्रतिनिधित्व से संबंधित मुख्य प्रश्न जो कि परीक्षा में आए हुए हैं और उनमें से प्रमुख जो प्रश्न है वह यह है कि 1857 की क्रांति किस तिथि को आरंभ हुई? विकल्प है 10 मई, 13 मई, 18 मई और 26 मई। सही विकल्प होगा 10 मई 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई। अगला प्रश्न है कि बहादुर शाह जफर को देश निकाला कर कहां भेजा गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बहादुर शाह जफर को देश निकाला कर कहां भेजा गया? विकल्प है सिंगापुर, बकिंघम शायर, रंगून और कोलंबो। सही विकल्प होगा कि रंगून ही बहादुर शाह जफर को देश निकाला कर भेजा गया। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? विकल्प है वालपोल, ग्लैडस्टोन, पामस्ट्रन, डिज़रायली। सही विकल्प है पामस्ट्रन ही 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। अगला प्रश्न है कि जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? विकल्प है दिलीप सिंह, कुंवर सिंह, बाजीराव और मर्दन सिंह। सही विकल्प होगा कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जगदीशपुर में किया। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था? बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम क्या था? विकल्प है मर्दन सिंह, सदाशिव, दामोदर राव और धोंडीराज। सही विकल्प है दामोदर राव ही लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम था। अगला प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? विकल्प है झांसी, काशी, कानपुर और कालपी। सही विकल्प है काशी में ही रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यापकत के सिद्धांत का संबंध किससे है? व्यापकत के सिद्धांत का संबंध किससे है? कई बार प्रश्न में आया हुआ है परीक्षा में। इसका विकल्प है कि लॉर्ड कर्जन से, लॉर्ड डलहौजी से,
लॉर्ड लिटन से, लॉर्ड मिंटो से। सही विकल्प होगा कि व्यपकत के सिद्धांत का संबंध लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था जो 1857 के विद्रोह का कारण बनी? विकल्प है एनफील्ड राइफल, ब्राउन बेस राइफल, रेमिंगटन R5 राइफल और इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है एनफील्ड राइफल ही वो राइफल थी जो सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली 1857 की क्रांति में विद्रोह का कारण बनी। अगला प्रश्न है कि तात्या टोपे को फांसी कब दी गई? विकल्प है 8 अप्रैल 1859, 15 अप्रैल 1859, 18 अप्रैल 1859, 25 अप्रैल 1859। सही विकल्प होगा कि 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को तात्या टोपे को फांसी दी गई। अगला प्रश्न है कि झोकन बाघ हत्याकांड कहां हुआ था? झोकन बाघ हत्याकांड कहां हुआ था? विकल्प है झांसी, मेरठ, कानपुर, अवध। सही विकल्प होगा कि झांसी में ही झोकन बाघ हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न है कि दी ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रश्न है कि द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विकल्प है पट्टाभी सीतारमैया, अशोक मेहता, जेम्स वाट और रॉबर्ट्स। जेम्स आउटरम, अशोक मेहता, पट्टाभी सीतारमैया। सही विकल्प होगा कि जेम्स आउटरम ही द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं। पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बहुत सुंदर प्रश्न है और जो कि 2019 में आया हुआ प्रश्न है और यह आगे प्रश्न आने की संभावना बनी रहेगी। कि विकल्प है कि पीर अली, अमर सिंह, पीर अली, वाजिद अली, कुंवर सिंह। सही विकल्प है कि बिहार पटना में 1857 क्रांति का नेतृत्व पीर अली ने किया, अर्थात पीर अली ने ही पटना में 1857 की क्रांति का सूत्रपात किया, क्रांति का नेतृत्व किया। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोहियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया? विकल्प है कुंवर सिंह, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर और अमर सिंह। सही विकल्प है कि बहादुर शाह जफर को ही भारत का सम्राट घोषित किया गया 1857 के विद्रोह के दरमियान। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? विकल्प है क्लाइव, बेंटिक, कैनिंग, डलहौजी। सही विकल्प है कैनिंग, अर्थात कैनिंग ही 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट प्रश्न है अगले टॉपिक से और अगले यूनिट से, जिसका नाम है औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना तथा स्थापत्य। तो आइए हम जुड़ रहे हैं, सुनकर याद करें कड़ी से और जुड़ते चले जा रहे हैं और ये आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जिससे आप जुड़ते चले जा रहे हैं। तो इस कड़ी से हम जुड़ते हैं। प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन काल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार प्रतियोगिता परीक्षा में भी आ चुका है। विकल्प है R.C. दत्त, दादा भाई नौरोजी, M.N. राय और एडम स्मिथ। सही विकल्प होगा दादा भाई नौरोजी की
ही दादा भाई नौरोजी ने ही धन प्रवास का सिद्धांत नामक पुस्तक का प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न है कि वास्को डी गामा भारत कब आया? विकल्प है 1498, 1554, 1598 और 1654। सही विकल्प होगा वास्को डी गामा भारत आया 1498 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक से अधिक बार बोर्ड की परीक्षाओं में आ चुका है। इसका विकल्प है 1910, 1912, 1909 और 1911। सही विकल्प होगा कि 1911 ईस्वी में ही भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। नेक्स्ट प्रश्न है कि विक्टोरिया टर्मिनस किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? विक्टोरिया टर्मिनस किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? विकल्प है कि नौ गांथिक, इंडो सारासेनिक, नौ शास्त्रीय, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प होगा नौ गाथिक का उदाहरण ही विक्टोरिया टर्मिनस है, जो कि नौ गाथिक स्थापत्य शैली से निर्मित है। अगला प्रश्न है कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन सा था? भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? विकल्प है कोलंबस, रियो डी, वास्को डी गामा और इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प होगा डी सी अर्थात वास्को डी गामा ही इस पुर्तगाली यात्री था जो भारत में आया। नेक्स्ट प्रश्न है कि गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का नमूना है? गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? विकल्प है नौ शास्त्रीय शैली, नौ गॉथिक शैली, इंडो सारासेनिक शैली। इस प्रकार यह सही उत्तर है इसका कि इंडो सारासेनिक शैली। इंडो सारासेनिक शैली का उदाहरण है गेटवे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंग्रेजों के पृथक निवास क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? अंग्रेजों के पृथक निवास क्षेत्र जो होता था वह किस नाम से जाना जाता था? विकल्प है कस्बा, सिविल लाइंस, गंज और व्हाइट टाउन। सही विकल्प है सिविल लाइंस के नाम से ही अंग्रेजों के पृथक क्षेत्र जाने जाते थे। अगला प्रश्न है कि किस वायसराय के काल में कलकत्ता, मद्रास एवं बंबई में हाई कोर्ट की स्थापना हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विकल्प है वारेन हेस्टिंग्स, जॉन लॉरेंस, डलहौजी और कैनिंग। सही विकल्प होगा जॉन लॉरेंस के समय में ही यह महत्वपूर्ण हाई कोर्ट की स्थापना हुई जो कि कलकत्ता, मद्रास और बंबई में है। तो इस प्रकार आप 5 यूनिट से जुड़े और ये महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ये आपकी परीक्षा में अहम भूमिका निभाए। इसी उम्मीद के साथ वीडियो से विदा लेते हैं और अगले वीडियो में हम जुड़ते हैं महात्मा गांधी और असहयोग आंदोलन एवं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा संविधान निर्माण से संबंधित मुख्य प्रश्नों के साथ। तो उस वीडियो से जल्द जुड़ने के लिए आप तथ्य तरंग को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन की घंटी को दबा लें ताकि समय सुबह 5 से 7 के बीच या शाम 5 से 7 के बीच अपलोड होने वाले वीडियो से आप शीघ्रातिशीघ्र जुड़ सकें। तो इसी शुभकामना के साथ हम विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद। सर्वदृश्य तरंगों द्वारा जुड़ने वाले एवं अपनी परीक्षा की 100% तैयारी की ओर अग्रसर होने वाले युवा वर्ग, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ, सजग व सक्रिय होंगे। आपकी सजगता एवं सक्रियता आपको
आपको अपने ही लक्ष्य की प्राप्ति में अहम भूमिका निभाए, इसी उम्मीद के साथ आज हम जुड़ते हैं। सुनकर याद करें भाग 4 से। तो अविलंब जुड़ते हैं इस कड़ी से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपकी परीक्षा के लिए। टॉपिक 3 होंगे, जिनमें महात्मा गांधी समकालीन दृष्टि से, और दूसरा जो टॉपिक होगा जो कि अति महत्वपूर्ण है, भारत का विभाजन एवं अभिलिखित स्रोतों से अध्ययन, और तीसरा जो टॉपिक होगा वह भी महत्वपूर्ण, भारतीय संविधान के से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो आइए अविलंब जुड़ते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों से जो कि परीक्षा में आए हुए हैं और आपके लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी एवं बीएससीबी एग्जाम के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो आइए जुड़ते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों से। प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ? विकल्प है 1 सितंबर 1935, 1 सितंबर 1937, 1 सितंबर 1939, 1 सितंबर 1942। सही विकल्प होगा 1 सितंबर 1939। प्रश्न है कि जय हिंद का नारा किसने दिया? विकल्प है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। सही विकल्प होगा सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी? विकल्प है एनी बेसेंट, अरुण आसफ अली, सरोजनी नायडू, विजया लक्ष्मी। सही विकल्प होगा एनी बेसेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा थी। अगला प्रश्न है कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई? विकल्प है 23 मार्च 1931, 5 मार्च 1931, 26 दिसंबर 1932, 16 दिसंबर 1932। सही विकल्प होगा 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह को फांसी दी गई। अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? विकल्प है 1913, 1915, 1919 और 1920। सही विकल्प होगा 13 अप्रैल 1919, अर्थात 13 अप्रैल 1919 को ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? विकल्प है 1916, 1918, 1919 और 1921। सही विकल्प होगा 1919 ईस्वी में ही रॉलेट एक्ट पारित हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है 1942 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ जो कि भारत को एक अद्भुत पहचान दिया? विकल्प है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। सही विकल्प है भारत छोड़ो आंदोलन ही 1942 में हुआ जो भारत को एक नया रूप दिया। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां शुरू किया? महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां शुरू किया? विकल्प है बारदोली, दांडी, वर्धा और चंपारण। सही विकल्प होगा चंपारण में ही महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन शुरू किया। नेक्स्ट प्रश्न है कि दांडी किस राज्य में स्थित है? विकल्प है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और गुजरात। सही विकल्प होगा गुजरात में ही दांडी स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता था? विकल्प है बाल गंगाधर तिलक को, लाला लाजपत राय को, बिपिन चंद्र पाल को, गोपाल कृष्ण गोखले को। सही विकल्प होगा लाला लाजपत राय को ही शेर ए पंजाब के नाम से अभिहित किया जाता था। अगला प्रश्न है कि चौरा चौरी कांड किस वर्ष हुआ? अभी विकल्प है कि 1919, 1920, 1921, 1922। सही विकल्प होगा 1922 ईस्वी में ही चौरा चौरी कांड हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस नदी के किनारे ऐतिहासिक
प्रस्ताव पूर्ण स्वराज्य को पारित किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विकल्प है गंगा नदी, जमुना नदी, रावी नदी, सिंधु नदी। इसका सही उत्तर जो होगा रावी नदी, अर्थात रावी नदी पर ही ऐतिहासिक प्रस्ताव पूर्ण स्वराज्य को पारित किया गया। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, तिनकठिया प्रणाली किससे संबंधित है? विकल्प है नील की खेती से, अफीम की खेती से, सरसों की खेती से, कपास की खेती से। सही विकल्प होगा नील की खेती से ही तिनकठिया प्रणाली संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि अति महत्वपूर्ण है कि स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? विकल्प है 1911 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में। सही विकल्प होगा 1922 ईस्वी में ही स्वराज दल की स्थापना हुई। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? विकल्प है 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1866, 2 अक्टूबर 1879, 2 अक्टूबर 1870। सही विकल्प होगा 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि चंपारण किस प्रांत में स्थित है? सही विकल्प है बिहार में चंपारण स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ? 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ? विकल्प है खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। सही विकल्प होगा असहयोग आंदोलन ही 1920 ईस्वी में हुआ। पुनः समझौता किस वर्ष हुआ? पुनः समझौता किस वर्ष हुआ? विकल्प है 1932 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में। सही विकल्प होगा 1932 ईस्वी में ही पुनः समझौता हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई थी? गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई थी? विकल्प है बाल गंगाधर तिलक को, दादा भाई नौरोजी जी को, रविंद्रनाथ टैगोर को, मदन मोहन मालवीय जी को। सही विकल्प होगा रविंद्रनाथ टैगोर को ही गुरुदेव की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया? विकल्प है जवाहरलाल नेहरू ने, गोखले ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने। सही विकल्प होगा महात्मा गांधी ने ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया। नेक्स्ट प्रश्न है कि शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? विकल्प है अशफाकुल्ला खां को, सरदार भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को, सुभाष चंद्र बोस को। सही विकल्प होगा कि सरदार भगत सिंह को ही शहीद ए आजम की संज्ञा से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है कि गांधी जी पेशे से क्या थे? सही विकल्प होगा गांधी जी पेशे से वकील थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विकल्प है कि कलकत्ता, लाहौर, इलाहाबाद, लखनऊ। सही विकल्प होगा कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज्य का मत पारित हुआ। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? विकल्प है 1942, 1944, 1947, 1945। सही विकल्प होगा 1945 ईस्वी को ही द्वितीय विश्व युद्ध पूर्ण हुआ, समाप्त हुआ। अगला प्रश्न है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? विकल्प है सरदार पटेल को, विपिन चंद्र पाल को, लाला लाजपत राय को और महात्मा गांधी को। सही विकल्प होगा सरदार पटेल को ही भारत का लौह पुरुष कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? विकल्प है बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष और मोहम्मद इकबाल।
सही विकल्प है रविंद्रनाथ टैगोर ने ही राष्ट्रीय गान लिखा था। अगला प्रश्न है कि खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ? खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ? विकल्प है 1910 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में। सही विकल्प होगा कि 1918 ईस्वी में ही खेड़ा आंदोलन हुआ। अगला प्रश्न है कि गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? विकल्प है पोरबंदर में, राजकोट में, जामनगर में, अहमदाबाद में। सही विकल्प होगा पोरबंदर में ही गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सेवर्स की संधि किसके बीच हुई? सेवर्स की संधि किसके बीच हुई थी? विकल्प है ब्रिटेन और रूस के बीच, ब्रिटेन एवं फ्रांस के बीच, ब्रिटेन एवं जर्मनी के बीच, ब्रिटेन और तुर्की के बीच। सही विकल्प होगा ब्रिटेन और तुर्की के बीच सेवर्स की संधि हुई थी। अगला प्रश्न है कि साबरमती से दांडी की यात्रा गांधी जी ने कितने दिनों में तय की? विकल्प है 10 दिन में, 15 दिन में, 24 दिन में और 30 दिन में। सही विकल्प होगा कि 24 दिनों में ही साबरमती से दांडी की यात्रा गांधी जी ने तय की थी। अगला प्रश्न है कि गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे? गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे? विकल्प है 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए, 5 हुए। सही विकल्प होगा कि गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे। अगला प्रश्न है कि भारत को प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से प्राप्त हुआ? विकल्प है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से, 1919 का अधिनियम से, 1909 के अधिनियम से, 1935 के अधिनियम से। सही विकल्प होगा कि 1935 के अधिनियम से ही भारत को प्रांतीय स्वायत्तता की प्राप्ति हुई, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? प्रश्न है कि दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? विकल्प है स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। सही विकल्प होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत ही दांडी मार्च से हुई। अगला प्रश्न है कि सैन्य कमीशन कब भारत आया? विकल्प है 1920 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में। सही विकल्प होगा 1928 ईस्वी में ही साइमन कमीशन भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? विकल्प है 1885 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में और 1906 ईस्वी में। सही विकल्प होगा 1906 ईस्वी में ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। नेक्स्ट प्रश्न है कि बंगाल विभाजन कब हुआ? विकल्प है 1905 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में। सही विकल्प होगा 1905 ईस्वी में ही बंगाल विभाजन हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी रचना है? अर्थात माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने ये आत्मकथा लिखी? सही विकल्प है महात्मा गांधी ने, अर्थात महात्मा गांधी ने ही माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ की रचना की। सर की उपाधि किसने वापस कर दी? विकल्प है महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस ने। सही विकल्प होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ही सर की उपाधि वापस की थी। प्रश्न है कि
महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा आंदोलन था? विकल्प है नील आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक आंदोलन। सही विकल्प होगा कि नील आंदोलन ही महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया जाने वाला पहला जन आंदोलन था। अगला प्रश्न है कि 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? विकल्प है रास बिहारी बोस ने, अंबिका चरण मजूमदार ने, भूपेंद्र नाथ बोस ने और इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प होगा कि अंबिका चरण मजूमदार ने ही 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई? महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई? विकल्प है 28 जनवरी 1948 ईस्वी, 30 जनवरी 1948 ईस्वी, 26 जनवरी 1949 ईस्वी, 28 जनवरी 1949 ईस्वी। सही विकल्प होगा 30 जनवरी 1948 ईस्वी को ही महात्मा गांधी की हत्या हो गई। तो इस प्रकार आप महात्मा गांधी से संबंधित तथ्य जाने और इससे जुड़े रहे। आगे हम भारत का विभाजन एवं अभिलिखित स्रोतों से अध्ययन से संबंधित तथ्यों को देखेंगे और उससे जुड़ेंगे कि महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में आए हुए हैं वे क्या हैं। तो आइए हम जुड़ते हैं, सुनकर याद करें प्रक्रम से। इसके तहत जो प्रश्न है वो है कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? विकल्प है मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली, इकबाल अहमद, मौलाना आजाद। सही विकल्प होगा लियाकत अली ही पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब अस्तित्व में आया? पाकिस्तान स्वतंत्र अस्तित्व में कब आया? सही विकल्प है 14 अगस्त 1947 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विकल्प है सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, लाल बहादुर शास्त्री, रेडक्लिफ। सही विकल्प होगा लॉर्ड माउंटबेटन ही स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। इसके विकल्प हैं लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, सी राजगोपालाचारी और इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है कि सी राजगोपालाचारी ही स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? विकल्प है महात्मा गांधी ने, लोकमान्य तिलक ने, लाला लाजपत राय ने, सुभाष चंद्र बोस ने। सही विकल्प है कि दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया? विकल्प है जिन्ना, लियाकत अली, चौधरी रहमत अली और इकबाल ने। सही विकल्प होगा कि चौधरी रहमत अली ने ही पाकिस्तान शब्द का निर्माण किया। अगला प्रश्न है कि 1942 ईस्वी के आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? विकल्प है ए.के. गोपालन ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जयप्रकाश नारायण ने, जवाहरलाल नेहरू ने। सही विकल्प होगा कि जयप्रकाश नारायण ने ही 1942 के आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता का गठन किया था। अगला प्रश्न है कि 1942 के किस कांग्रेस अधिवेशन में अगस्त प्रस्ताव अथवा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया? विकल्प है वर्धा में, बंबई में, पूना में, औरंगाबाद में। सही विकल्प है कि बंबई में ही 1942 के अधिवेशन में अगस्त प्रस्ताव या भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने भारत स्वतंत्रता के अंतर्गत अस्थायी सरकार किसने गठित की?
अर्थात सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना कहाँ की? स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना कहाँ की? विकल्प है जापान में, जर्मनी में, सिंगापुर में, बर्मा में। सही विकल्प होगा सिंगापुर में ही सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में मृत्यु कब हुई थी? विकल्प है 15 अगस्त 1944, 16 अगस्त 1945, 18 अगस्त 1945, 17 अगस्त 1944। सही विकल्प है 18 अगस्त 1945 ईस्वी को विमान दुर्घटना हुई जिसमें सुभाष चंद्र की मौत की सूचना मिली। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन से संबंधित है? ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन से संबंधित है? विकल्प है असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से और बारदोली आंदोलन से। सही विकल्प होगा भारत छोड़ो आंदोलन से ही ऑपरेशन जीरो आवर आंदोलन संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया? विकल्प है 1933 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में और 1940 ईस्वी में। सही विकल्प है कि 1940 ईस्वी में ही मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया। अगला प्रश्न है कि दो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला कौन था? विकल्प है सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, उपयुक्त में से कोई नहीं। अर्थात सही विकल्प होगा कि मोहम्मद इकबाल ही दो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाकिस्तान की अवधारणा प्रस्तुत करने वाला चौधरी रहमत अली किस विश्वविद्यालय का छात्र था? पाकिस्तान शब्द की अवधारणा को व्यक्त करने वाला चौधरी रहमत अली विश्वविद्यालय का छात्र था। वह कौन सा विश्वविद्यालय था? विकल्प है ऑक्सफोर्ड, लंदन, वेल्स और कैम्ब्रिज। सही विकल्प है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का ही छात्र चौधरी रहमत अली था। अब हम जुड़ेंगे सुनकर याद करें प्रक्रम के तहत भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण तथ्यों से जो कि परीक्षा में आने के लिए प्रस्तुत हैं और वे आए भी हैं, फिर रिपीट किए जा सकते हैं। तो आइए जुड़ते हैं उन प्रमुख प्रश्नों से। प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? विकल्प है वल्लभ भाई पटेल, श्री राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद। सही विकल्प होगा कि वल्लभ भाई पटेल ही स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। अगला प्रश्न है कि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? विकल्प है भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू। सही विकल्प है भीमराव अंबेडकर ही संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने? स्वीकार पद किए, अर्थात जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री का पद कब स्वीकार किए? विकल्प है 1946 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में। सही विकल्प है 1946 ईस्वी में ही जवाहरलाल नेहरू ने भारत का प्रधानमंत्री का पद धारण किया। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? विकल्प है 4 जुलाई 1947 ईस्वी को, 18 जुलाई 1947 ईस्वी को, 20 जुलाई 1947 ईस्वी को, 15 जुलाई 1947 ईस्वी को। सही विकल्प है 18 जुलाई 1947 ईस्वी को ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बना। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित होती है? विकल्प है जनता में, प्रधानमंत्री में, न्यायपालिका में, संविधान में। सही विकल्प होगा जनता में ही संप्रभुता की शक्ति निहित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा?
सही विकल्प है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, अर्थात भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। अगला प्रश्न है कि किसे संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया। सही विकल्प है कि BN राव को ही संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है कि भारत में कितनी रियासतें थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में कितनी रियासतें थी। विकल्प है 562, 563, 564 और 565। सही विकल्प होगा कि भारत में रियासतों की कुल संख्या 562 थी। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। विकल्प है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम आजाद। सही विकल्प होगा कि अब्दुल कलाम आजाद ही स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में उद्देश्य पेश किया गया था किसके द्वारा। संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया वह किसके द्वारा पेश किया गया। विकल्प है राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। सही विकल्प होगा कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा तत्व निहित नहीं है। विकल्प है समाजवाद, प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्षता, राजतंत्र। तो इस संदर्भ में जो तथ्य है वह सही विकल्प के रूप में वह है राजतंत्र, अर्थात राजतंत्र का संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव किसने पेश किया था। विकल्प है BR अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, गोविंद बल्लभ पंत ने, वल्लभ भाई पटेल ने। सही विकल्प होगा जवाहरलाल नेहरू ने ही संविधान सभा में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव पेश किया था। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया। विकल्प है मार्ले मिंटो सुधार की योजना के तहत, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना के तहत, कैबिनेट मिशन योजना के तहत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत। सही विकल्प होगा कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही संविधान सभा का गठन किया गया। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था। विकल्प है लियाकत अली को, मोहम्मद अली जिन्ना को, माउंटबेटन को, खान अब्दुल गफार खान को। सही विकल्प होगा मोहम्मद अली जिन्ना को ही पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। इंडिया डिवाइडेड प्रश्न है कि इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे। विकल्प है जयप्रकाश नारायण, महेश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा। इसका सही विकल्प होगा कि राजेंद्र प्रसाद ही इंडिया डिवाइडेड की रचना किए थे। तो इस प्रकार आप सुनकर याद करें कि कड़ी से जुड़ते रहे और परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न से जुड़े और इन्हें याद करके आप परीक्षा में अच्छे अंक की प्राप्ति की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। इसी शुभकामना के साथ अगले वीडियो में हम पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जय जवान, जय हिंदुस्तान। जय सबकी पहचान बढ़ाए रहें, अपना ज्ञान और बढ़ते रहें उच्च शिखर की ओर।
चराइवेति चराइवेति चराइवेति। जय हिंद। श्रव्य दृश्य तरंगों द्वारा जुड़ने वाले एवं अपनी परीक्षा की तैयारी में 100% अंक की ओर धीरे धीरे अग्रसर होने वाले युवा वर्ग, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ, सजग व सक्रिय होंगे। आपकी सजगता एवं सक्रियता आपको नई पहचान दिलाने में मील का पत्थर साबित हो, इसी उम्मीद रूपी नौका पर सवार होकर तथ्यों के महासागर में आपका स्वागत करते हुए आज तथ्य तरंग के अंतर्गत जुड़ते हैं उस महत्वपूर्ण बिंदु से जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न से संबंधित है, जो कि परीक्षा में आए हुए प्रश्नों का संग्रह है। और इस कड़ी में आप जुड़ेंगे 5